नमस्कार, हेल्थवे में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। बदलती जीवन शैली और आधुनिक लाइफस्टाइल ने हर किसी को बीमार बना दिया है। इंसान दिखता तो स्वस्थ है, लेकिन अंदर से कई बीमारियों की जकड़ में आ चुका है। किस तरह से बीमारियों का फैलाव होता जा रहा है और किस तरह से इनके उपचार के और निदान के उपाय हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ मसलों पर आज हम बात करने जा रहे हैं शहर के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कस्तवार से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आजकल अगर देखा जाए तो मधुमेह के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं। किस प्रकार से फैलाव होता जा रहा है और इतनी विकराल रूप डायबिटीज़ ने ले कैसे लिया जाए? इस समय के साथ डायबिटीज़ का रोग हमारे देश में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। सन 2000 में लगभग 3 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज़ थी और आज की तारीख में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। अनुमान ये है कि सन 2030 तक लगभग 10 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ बेसिकली हमारे जीन्स और हमारी दिनचर्या के बीच के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। हम हिंदुस्तानी जो हैं वो शुरुआती तौर पर देखें, आज से 200-300 साल पहले देखें तो हमारे जितने पूर्वज हैं उनका जो शरीर बना हुआ था वो ज़्यादा मेहनत के लिए बना हुआ था। हम लोग मेहनतकश लोग हैं, तो हमारी जीन्स में ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन का सिस्टम बना हुआ है कि हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बने और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। समय के साथ आज ये हुआ है कि हम लोग उतना शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, पर हमारे जीन्स में ग्लूकोज बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब हमारी जीन्स प्रो डायबिटिक हैं। और अब जब हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें जो दिनचर्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हम लोग भोजन आजकल उस टाइप प्रकार का कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये भोजन परिवर्तन और नए इन्फेक्शन जो समय के साथ आ रहे हैं, ये हमारी जीन्स के साथ इंटरेक्ट करके हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक बना रहे हैं। तो अगर वेस्टर्न काउंटर पार्ट से हम देखें, अगर यूरोपियन से हम लोग कंपेयर करें, तो हम लोग इंडियंस और पूरे ओवरऑल एशियंस ज़्यादा प्रो डायबिटिक हैं और ज़्यादा डायबिटीज़ होने की संभावना हम लोगों को होती है। आपको क्या लगता है किस तरह की दिनचर्या को आप प्रेफर करेंगे? अगर वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो आदमी जो है मेहनत से बिल्कुल बच रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, काम का तनाव ज़्यादा है, पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग हैं। किस प्रकार से प्रेफर करेंगे कि कैसी दिनचर्या हो? समय के साथ हम देखें तो हम लोग मानसिक काम ज़्यादा कर रहे हैं, साहब बोल रहे हैं, स्ट्रेस का काम कर रहे हैं, हम लोग अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पर दिमाग का यूज़ करने के समय के साथ हम अपने शरीर का इस्तेमाल और कम करते जा रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज थे, हम अपने शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते थे, तो हम लोग अपने शरीर का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। अगर अपन घर पे में लोगों को देखें या ऐसे लोगों को देखें जो शिक्षक हैं फॉर एग्जांपल, या पुलिस में भी देखें, तो वो लोग जो भी मेहनत करते हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, वो रुक रुक के करते हैं। लगातार कोई शारीरिक मेहनत नहीं होती है। और जब तक लगातार शारीरिक मेहनत 15 से 20 मिनट से ज़्यादा समय के लिए ना हो, तो उसका शरीर को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। इस कारण हम लोगों को लगातार शरीर मेहनत करने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। और नियमित व्यायाम वो होता है जिसमें हम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लगातार व्यायाम करें। हिंदुस्तानियों के लिए रिकमेंडेशन है कि इंडियंस को 30 to 45 मिनट्स ऑफ व्यायाम डेली करना चाहिए, हफ्ते में 7 दिन। और व्यायाम में अगर हम बात करें तो जो लोग व्यायाम करते भी हैं उनके लिए व्यायाम का मतलब एक ही होता है कि घूमने जाना या पैदल चलना या तेज़ पैदल चलना। तो सिर्फ घूमने जाना एकमात्र व्यायाम नहीं है। और अगर हम वही व्यायाम बार बार करते हैं तो उसके फ़ायदे लगना भी कम हो जाते हैं। अगर हम अच्छे व्यायाम की बात करें तो अच्छे व्यायाम में साइकिलिंग बहुत अच्छा व्यायाम है। हम बाहर साइकिल चला सकते हैं और घर के अंदर एक्सरसाइज साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्विमिंग बहुत अच्छा व्यायाम है जो कि घुटनों के पे और पंजों पे किसी प्रकार का लोड नहीं डालता है। उसके अलावा योगा एक बहुत अच्छा व्यायाम है। और फिर तेज़ चलना, दौड़ना, जिम करना, ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम हैं जो हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। सभी हिंदुस्तानियों को जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं 30 से 45 मिनट व्यायाम रोज़ करना चाहिए और हफ्ते में 5 से 7 दिन ज़रूर करना चाहिए। डायबिटीज़ होने में आनुवांशिकता जिसे कहते हैं, आनुवांशिकता का कितना बड़ा कारण होता है सर? देखिए, आनुवांशिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आनुवांशिकता हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। सिर्फ यही आनुवांशिकता नहीं होती है। आनुवांशिकता वो होती है कि हमारे जीन्स में किसी एक बीमारी को होने की टेंडेंसी ज़्यादा होना। अगर हमारे फैमिली में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, मदर साइड से या फादर साइड से किसी को भी अगर डायबिटीज़ की बीमारी रही हो, या जल्दी हृदय रोग हुआ हो, या ब्लड प्रेशर की बीमारी रही हो, या पैरों की धमनियों में खून की रिकावट की बीमारी रही हो, तो इन लोगों को डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी, इनके बच्चों को डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा भी सारे एशियन एरिया के लोग, चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, हम सबको डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी अगर हमारी फैमिली में किसी को ये चारों बीमारियां नहीं भी हैं तो भी ज़्यादा है। आपने व्यायाम को काफ़ी विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया है। एक आइडियल कंडीशन, आइडियल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? किसे आप आइडियल मानते हैं कि दिनचर्या अगर ऐसी हो तो आदमी जो है काफ़ी स्वस्थ रह सकता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित रख सकता है? देखिए, दिनचर्या अच्छी रखने के लिए 5 मूल नियम हैं। जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 मूल नियम हैं।
अगर हम मुट्ठी मजबूत कर लेते हैं तो हम ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम 5 नियम फॉलो कर लेते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से अपनी दिनचर्या रख सकते हैं और ज़्यादा बीमारियों से लड़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है भोजन। हम क्या कर रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें नमक कम हो, शक्कर कम हो, घी तेल कम हो और बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं हो। ये भोजन ज़्यादा बेहतर है दूसरे भोजन की अपेक्षा में। दूसरा, हमने व्यायाम की बात करी, तो व्यायाम जैसे हम करते हैं तो दूसरा पॉइंट है व्यायाम। व्यायाम अगर बदल बदल के करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा होता है नशा मुक्ति। तंबाकू हो, सिगरेट हो, अल्कोहल हो या किसी प्रकार का नशा, इनसे बचाव हमारे अच्छी दिनचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा होता है स्ट्रेस। अगर हम देखें तो कोई भी आदमी से हम बात करते हैं तो वो बोलता है कि स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा है, पर स्ट्रेस किसको नहीं है? स्ट्रेस क्या बच्चों को नहीं है? स्ट्रेस क्या पुलिस वालों को नहीं है? शिक्षकों को नहीं है? स्ट्रेस इवन घर की लेडीज़ को जो बाहर काम नहीं करती उनको भी बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब होता है माइंड का ज़्यादा यूज़ करना। तो स्ट्रेस से बचने के लिए अगर हम रोज़ 15 से 45 मिनट सिर्फ दे दें, अगर हम दिन भर स्ट्रेस में होके आते हैं, अपना काम करके आते हैं और शाम को सिर्फ 15 से 45 मिनट रोज़ दे दें, तो स्ट्रेस से जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल्स जो आगे जाके हमारी धमनियों को नुकसान करते हैं, हमारे शरीर के अंग को नुकसान करते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना है? सामान्य सी चीज़ें हैं। टीवी देखने से कोई स्ट्रेस मुक्ति नहीं होती, पिक्चर देखने से कोई स्ट्रेस मुक्ति नहीं होती। स्ट्रेस मुक्ति होती है अगर हम सिर्फ 15-20 मिनट अपने घर परिवार वालों से बात कर लें, आधा घंटे के लिए हम अपने दोस्तों के साथ मुक्त होकर बात कर लें, अगर हम साधारण म्यूज़िक सुन लें, साधारण किताबें पढ़ लें, आधा घंटे का पूजा या आधा घंटे का किया गया ध्यान, ये भी हमें स्ट्रेस से मुक्त करता है। इन चारों चीज़ों के अलावा पांचवी जो मुख्य चीज़ है वो है नियमित जाँचें। आज हिंदुस्तानियों को आप देखें या हम लोगों को आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं, जाँचों से बचने की कोशिश करते हैं कि जाँच हो जाएगी तो कोई बीमारी पकड़ में जाएगी। अगर हम वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स देखें, विदेशी लोग देखें, यूरोपियंस देखें, वो लोग अपने शरीर की समय समय पर जाँच कराना चाहते हैं, क्योंकि वो बीमारियों को समय पर पकड़ना चाहते हैं। तो हम सबको क्या जाँचें ज़रूरी हैं? हम सबको सामान्य जाँचें ज़रूरी हैं। सभी लोग जो 18 वर्ष से उम्र के ज़्यादा हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर चेकअप, शुगर चेकअप, कोलेस्ट्रॉल चेकअप, समय समय के साथ आँखों का चेकअप, दांतों का चेकअप और इसके अलावा हीमोग्लोबिन का चेकअप, ये 6 मुख्य जाँचें सभी लोगों को 18 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक 2 से 3 साल में करते रहना चाहिए। और इन जाँचों में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसके अनुसार और दूसरी जाँचें की जा सकती हैं और जल्दी जाँचें की जा सकती हैं। सिर्फ ये कुछ सामान्य जाँचें करके, स्ट्रेस मुक्त रह के, नशा मुक्त रह के, नियमित व्यायाम करके और ज़रूरत अनुसार स्वास्थ्यवर्धक भोजन करके हम लोग बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक समय था जब डायबिटीज़ या मधुमेह जैसे हम कहते हैं ये एलीट क्लास में पाया जाता था और एक निर्धारित उम्र जैसे 50-55 के आसपास के लोगों को ही डायबिटीज़ घेरती थी। अब उम्र का कोई दायरा, कोई बंधन नहीं रह गया है। बच्चों में भी देखा जाता है और 18 से 20, 25, 30 साल के युवाओं में भी जो है ये बीमारी पनप रही है। क्या वजह इसकी आप मानते हैं? हम लोग ज़्यादातर समय में बीमारी को दोष देते हैं कि बीमारी जल्दी आ रही है, पर हम ये नहीं देखते कि हम लोग किस प्रकार से बदल गए हैं। जैसे आप देखिए, जो भोजन है जो आज एक सामान्य मिडिल क्लास का व्यक्ति या सामान्य लोअर क्लास का व्यक्ति कर रहा है, वो भोजन पहले केवल एलीट क्लास को उपलब्ध था। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तेल, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा नमक, ज़्यादा पका हुआ भोजन, ये किसको उपलब्ध था? फास्ट फूड से किसको उपलब्ध था? केवल एलीट क्लास को। पर आजकल पार्टी का मतलब हो गया फास्ट फूड। अगर कोई गरीब आदमी भी पार्टी करने जाएगा तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें मिलती हैं। पुराने ज़माने में जब बच्चे पैदा होते थे तो लोग फल ला के देते थे। राखी के दिन हम अगर बहन के घर जाते थे तो फल जाके देते थे। आज क्या देते हैं? मीठा। बच्चा पैदा होगा तो मीठा, एग्ज़ाम पास कर देंगे तो क्या देंगे? मीठा। तो ये चीज़ें जो फास्ट हैं, ये चीज़ें हमें फास्ट तौर पे बीमार बना रही हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि बाहर काम करते थे, खेतों में काम करते थे, घूमते थे। आज क्या करते हैं? ऑफिस के अंदर बंद रहना चाहता है हर एक आदमी। पहले हम लोग पैदल और साइकिल से जाते थे सब जगह। आज हम लोग क्या करते हैं? हर आदमी स्कूटर चलाना चाहता है, जिसको मौका लगता है वो कार चलाना चाहता है। उससे हो क्या रहा है? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है। हम लोग धूप में नहीं रहते तो हमें विटामिन डी कम मिल रहा है, हम लोगों को साफ़ आबो हवा नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें समय के साथ हम लोगों को बीमार करती जा रही हैं। चाहिए क्या है? ये तो चीज़ें रहेंगी और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं बदलते समय के साथ, पर और ज़रूरी क्या है? और ज़रूरी ये है कि हम लोग नियमित व्यायाम पे ध्यान दें, स्वास्थ्यप्रद भोजन पे ध्यान दें और कोशिश ये करें कि अपनी बीमारियों से बचाव करते रहें। बचाव करने के लिए बीमारियों को जानना ज़रूरी है, तो बीमारी को जानने के लिए समय समय अपनी जाँचें कराते रहें। इस तरह से हम अगर अच्छी दिनचर्या कर रख लेते हैं, उसके अलावा बीमारियों के प्रति सजग रहते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, समय के साथ अपना रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं, तो बीमारियां एक तो आएंगी लेट, और अगर आ भी जाएंगी तो हम उनको समय रहते सही ढंग से उनका इलाज कर पाएंगे, जिससे बीमारियां कभी बिगड़ने नहीं पाएंगी। आप बताइए, डायबिटीज़ एक बीमारी है, तो डायबिटीज़ क्या होता है? हाई शुगर। तो क्या हाई शुगर एक्चुअली कोई बीमारी है? हाई शुगर डायरेक्टली कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट डायबिटीज़ या हाई शुगर क्या करती है?
डायबिटीज़ या हाई शुगर धीरे धीरे बढ़ी हुई शुगर हमारी आँखों के पर्दों को, हमारे दांतों को, हमारे कंधों को, हमारे घुटनों को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे हार्ट को, हमारी लिवर को, हमारी किडनीज़ को ये ख़राब करती हैं। तो ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है ये दूसरी बीमारियाँ लाती है और ये दूसरी बीमारियाँ जो हैं वो परेशान करती हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी जाए और अगर उसका शुरू से ही सही ढंग से मैनेजमेंट कर ले, अगर सही ढंग से रोकथाम कर ले, सही ढंग से भोजन परिवर्तन, सही ढंग से दवाएं, सही ढंग से जांचें नियमित लगातार करते जाए, तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या तो होंगे ही नहीं या बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर पाएंगे। तो आप जांच करा के सही प्रकार का इलाज करके बीमारियों को बढ़ने से बचा सकते हैं और बीमारियों से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आज हम लोगों के लिए ज़रूरी है, एक तो हम लोगों को बीमारी ना आने पाए, दूसरा बीमारी आ जाए तो हम बीमारी का प्रॉपर मैनेजमेंट करके बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। मान लीजिए कोई आदमी कॉम्प्लिकेशन में आ भी गया है तो उस कॉम्प्लिकेशन का भी सही समय पर इलाज करके हम लाइफ की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं विथ डिजीज़, बीमारी के साथ में। इसका रिक्वायरमेंट है। आपने डायबिटीज़ के बारे में बचाव और उसके कारण भी आपने बताए हैं। लक्षण कौन से हैं? कोई आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको डायबिटीज़ होने जा रही है, या फिर डायबिटीज़ के लक्षण कैसे कोई पहचान सकता है? देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है जो बेसिकली साइलेंट बीमारी है। ये साइलेंट किलर है, हमारे सारे अंगों को धीमे धीमे खामोशी से नुकसान कर रहा है। डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, थकान लगना, हाथ पाँव में झुनझुनी आना, कमज़ोरी लगना, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। पर डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स भी बहुत ही कम लोगों में मिलते हैं। केवल 30 से 40% लोगों में आप पाओगे कि ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा पेशाब लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है या कोई और सिम्टम आ रहे हैं। 60 से 70% लोगों में थोड़ा बहुत शुगर बढ़ने पर भी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। जैसे शुरुआत में कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे भी अगर, पर वो इतने माइल्ड होते हैं कि शुरुआत में वो सिम्टम्स आए गए हो जाते हैं और समय के साथ और शुगर बढ़ती जाती है। नॉर्मल ग्लूकोज अगर बॉडी में भरे पेट का 140 से कम है तो देखा यह जाता है कई बार जिसको डायबिटीज़ नहीं है और वो डॉक्टर के पास जाता है और वो चेकअप कराता है जस्ट ऐसे ही, तो उसका शुगर 440 निकलता है। वो बोलता है सिम्टम्स ही नहीं आए। वो इसलिए होता है कि डायबिटीज़ बहुत समय से थी, उसको 8 या 9 महीने से थी। समय के साथ धीमा धीमा बढ़ा हुआ शुगर ने जो थोड़े बहुत सिम्टम्स कॉज भी किए वो भी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया और फिर सिम्टम्स होना बंद हो गए और शुगर बहुत बढ़ती चली गई और सिम्टम्स किसी भी तरह की परेशानी एहसास नहीं आया। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा है हम नियमित जाँच करते जाएँ। और दूसरा अच्छा है अगर थोड़े बहुत भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसी समय करवा लें रादर देन उसको डिले करने के। आप मानते हैं कि डायबिटीज़ डिटेक्ट होने के बाद और डॉक्टरी परामर्श शुरू होने के बाद दवाइयों के सेवन लगातार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं लगता कि लगातार जो है बॉडी में दवाइयों का आदी व्यक्ति हो जाता है, उसके किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं बाद में भविष्य में जाकर? क्योंकि लगातार डायबिटीज़ का मतलब है हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा में कमी है। इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बन नहीं रहा है। अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो रक्त में तो ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगी जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। बट इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। अब इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो रक्त में तो ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगी बट सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी। अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी तो सेल्स थक जाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे और उन सेल्स में फिर परेशानियाँ डेवलप होने लगती हैं। उन सेल्स में या तो रक्त में ग्लूकोज की अधिकता की वजह से नुकसान होता है या ग्लूकोज सेल्स के अंदर ना पहुँचने की वजह से नुकसान होता है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ बॉडी में इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में कार्य करने में मदद करती हैं या बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। इस प्रकार दवाइयाँ उन सेल्स की मदद करती हैं जिन सेल्स में ग्लूकोज कम है और जहाँ पे रक्त में बहुत सारा ग्लूकोज है उसमें से ग्लूकोज को हटाने का कार्य करती हैं। तो डायबिटीज़ से होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ लेने से हम बच जाते हैं। अगर हम ये देखें कि डायबिटीज़ से अगर 100 परेशानियाँ होने वाली हैं तो अगर हम गोली लेने से परेशानियाँ 10 हो जाएंगी और जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको तो एक ही परेशानी है। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि पेशेंट ने दवाइयाँ ली उसको 10 परेशानियाँ आई और जिसको कोई बीमारी नहीं थी उसको एक ही परेशानी आई। पर हम ये नहीं देखते हैं कि जिसने दवाइयाँ नहीं ली और जिसको डायबिटीज़ थी उसको तो 100 परेशानियाँ आई। तो प्रैक्टिकली दवाइयों के माध्यम से हम परेशानियों को बहुत कम कर लेते हैं बट पूरी तरह से ज़ीरो नहीं कर सकते। और दवाइयों से होने वाले थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स अगर किसी को होते भी हैं तो वो अगर नियमित डॉक्टर के संपर्क में है तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को सही समय पर पकड़ के उन दवाइयों में उपयुक्त बदलाव करके उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचा सकता है। ज़रूरत यह है कि दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में लेकर डायबिटीज़ जैसी बीमारी के इफ़ेक्ट से बचने की, साइड इफ़ेक्ट्स तो आसानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठना भी लाजमी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अक्सर दवाइयों के नियमित और लगातार सेवन से किडनी, लीवर और इन पर जो है विपरीत असर पड़ता है। वही मैं आपको बता रहा था कि ये जो बीमारी है ये हमारी किडनी, लिवर को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और क्योंकि दवाइयाँ इन सब खराबियों को कम कर देती हैं इसलिए दवाइयाँ एक्चुअली प्रोटेक्टिव हैं। और दवाइयों से अगर किसी को थोड़े बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने भी होते हैं
तो वो अगर अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क में हैं तो डॉक्टर उन साइड इफेक्ट को समय रहते पहचान के दवाइयों में बदलाव कर सकता है। दवाइयों को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के बहुत सारे नुकसान हैं। ज़्यादा बेहतर है अगर आपको कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो भी रहे हैं तो दवाइयाँ परिवर्तित करके बीमारी के इफेक्ट से बच जाएँ, और बीमारी के बहुत सारे इफेक्ट से अगर बच जाएंगे और हल्के फुल्के कुछ माइनर साइड इफेक्ट अगर आ भी जाते हैं तो वो फिर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि तराजू जो है आज की तारीख में बीमारी की पलड़े में ज़्यादा भारी है और बीमारी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान कर रही है। दवाइयाँ तो कोई नुकसान लगभग ना के बराबर ही कर रही होंगी, बट बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विशाल कस्तवार से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे जानेंगे कि दवाइयों और डॉक्टरों में बदलाव जो लोग करते हैं उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ शहर के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कस्तवार मौजूद हैं। उनसे फिर से पूछेंगे और कुछ सवालों का सिलसिला उनसे फिर शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये काम धारणा होती है कि किसी डॉक्टर के पास किसी मधुमेह रोगी का इलाज चल रहा हो, वो उसको अगर आराम नहीं मिलता तो वो डॉक्टर बदलता है, दवाइयाँ बदलता है, ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये टेंडेंसी आम लोगों में बहुत अक्सर पाई जाती है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसका इलाज प्रोटोकॉल बेस्ड है। प्रोटोकॉल बेस्ड मतलब एक सिस्टम बना हुआ है जिसको भी जो भी डायबिटीज़ विशेषज्ञ होगा वो ज़्यादातर केसेस में प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। अगर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि समय समय पे ये अमुक जांचें करानी है, समय समय पे दवाइयों में ज़रूरतानुसार अमुक परिवर्तन करना है। अगर वो डॉक्टर सिंपल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो डॉक्टर बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं और हर एक डॉक्टर उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके इलाज कर रहे हैं तो आपको बेस्ट इलाज मिल जाएगा। बट होता क्या है कि कई बार इसमें डायबिटीज़ का इलाज नॉन डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर से होता है जिनको डायबिटीज़ के बारे में उतना जानकारी नहीं है। अगर डायबिटीज़ के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो दवाइयाँ कई बार दूसरे सिस्टम से चालू हो जाती हैं जो शरीर में कुछ दूसरे बदलाव ला देती हैं, और इन बदलाव की वजह से इलाज उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। लॉन्ग टर्म में देखें और इलाज हैम्पर हो जाता है। जैसे सिंपल हम बात करें तो दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन होती है और एक ग्लिमिप्राइड दवाई होती है डायबिटीज़ की। तो ग्लिमिप्राइड दवाई बहुत ताकतवर दवाई है और शुगर को जल्दी कंट्रोल कर देती है। मेटफॉर्मिन दवाई बहुत हल्की दवाई है बट शुगर को धीरे धीरे कंट्रोल करती है। अगर पेशेंट को मेटफॉर्मिन दवाई से शुरू किया जाए तो शुगर कंट्रोल आने में 2 से 3 महीने लग सकता है, पर अगर ग्लिमिप्राइड दवाई चालू की जाए तो शुगर कंट्रोल आने में हफ्ते 2 हफ्ते में कंट्रोल आ जाएगा। पर ग्लिमिप्राइड दवाई लॉन्ग टर्म के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि बाद में फिर शुगर कंट्रोल आना मुश्किल हो जाता है, और मेटफॉर्मिन दवाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मानी जाती है। तो अगर कोई भी डॉक्टर सिंपल एक सिस्टम से इलाज करेगा तो वो बेहतर इलाज रहेगा पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में, आज से 10 साल बाद में। पर अगर दूसरा इलाज कर देगा जो इस समय के लिए बेहतर तो है बट हो सकता है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ना करे। तो डायबिटीज़ का इलाज अगर डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराया जाए या किसी बीमारी का इलाज उसके विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर इलाज मिल सकता है। डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, किसी को किसी की बात करने का तरीका नहीं जमा या किसी को किसी का इलाज करने का तरीका नहीं जमा तो डॉक्टर बदल सकते हैं। बट बिना डिससेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ डॉक्टर शॉपिंग के तौर पे चले जाएं कि हम इस डॉक्टर से बहुत समय से इलाज कर रहे हैं, अब हम बोर हो गए, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो वो पेशेंट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है, डॉक्टर को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। डाइट प्लान जो है काफ़ी मायने रखता है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। किस प्रकार के डाइट प्लान की मतलब जो है मेडिकल साइंस प्रेफर करता है, किस प्रकार का होना? देखिए, डायबिटीज़ के रोगी को वो डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जो एक आम आदमी के लिए अच्छा डाइट प्लान है। डायबिटीज़ के लिए कोई वैसा स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा डाइट प्लान या डायबिटीज़ का डाइट प्लान एक बैलेंस डाइट प्लान होता है। जिस भोजन में करीब 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट हों, करीब 20% प्रोटीन्स हों, करीब 15 से 20% फैट्स हों और बाकी सब चीज़ें विटामिन मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में हों। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को डाइट प्लान तो फॉलो करना ही चाहिए और सभी लोगों को बैलेंस डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट प्लान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली और सभी के लोगों के लिए आमतौर पर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या शक्कर भोजन में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक भोजन में नहीं होना चाहिए। दिन भर का हम देखें तो एक व्यक्ति का नमक का रिक्वायरमेंट केवल 1 चम्मच है। आप घर में लेडी से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति 15 से 20 ग्राम लगभग 3 से 4 चम्मच नमक रोज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छा नहीं है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। स्पेसिफिकली हम डायबिटीज़ की बात करें अगर, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भोजन में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर्स कहाँ से आते हैं? फाइबर्स हमें मिलते हैं सब्जियों से, सलाद से और फलों से। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सब्जियां, सलाद और फल हर एक भोजन में प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम लोग इंडियंस या जबलपुर के हिस्से की बात करें जो लोग भोजन किस प्रकार करते हैं, तो हम लोग लंच में तो जनरली सब्जियां और सलाद अच्छी लेते हैं, बट कोशिश करते हैं हमारा डिनर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली हो, और नाश्ता हम लोग बहुत हल्का करते हैं या देर से करते हैं या नहीं करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए और सभी लोगों के लिए नाश्ता एक बहुत महत्वपूर्ण भोजन है।
सभी लोगों को नाश्ता अच्छा करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए और सुबह उठने के 3 घंटे के भीतर नाश्ता हो जाना चाहिए। और नाश्ते में भी कुछ फाइबर्स होना चाहिए जो हमें सब्जी से मिल सकते हैं, सलाद से भी मिल सकते हैं और फल से मिल सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ हर आदमी को, विशेषकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सुबह 9 बजे के नाश्ते में ज़रूर रखना चाहिए। उसके अलावा नाश्ते की क्वांटिटी बाकी भोजन की क्वांटिटी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग बहुत हल्का नाश्ता करते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि नाश्ता हम ज़्यादा करें, लंच रिलेटिवली नॉर्मल करें और डिनर एकदम लाइट करें। डिनर में जो हम लोग ऑयली फूड्स प्रेफर करते हैं या डिनर में हम लोग कभी चावल प्रेफर करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऑयली फूड्स या चावल जैसी चीज़ें लंच में ले लें और डिनर में ज़्यादा सब्जियां लें, ज़्यादा अपना प्रोटीन पोर्शन लें और ओवरऑल क्वांटिटी जो डिनर की रहे वो थोड़ा हल्की रहे। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 3 मुख्य भोजन के अलावा कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़े हल्के हल्के नाश्ते लगभग एक 12 बजे के आसपास और लगभग एक 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जब लगातार शुगर मॉनिटरिंग की गई तो ये पाया गया कि उनकी सबसे ज़्यादा शुगर करीब 12 साढ़े 12 बजे रहती थी, पर 1:30 बजे के आसपास सबसे लो शुगर रहती थी और शाम को 6 बजे के आसपास। अगर ये डायबिटीज़ के रोगी 12 बजे कुछ हल्का नाश्ता या कुछ फल ले लें अलग से और शाम को 5 बजे कुछ चाय के साथ बिस्किट ले लें, तो 1:30 बजे शुगर लो होती है और शाम को 6 साढ़े 6 बजे डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर लो होती है, वो नहीं होने पाएगी और उससे फ़ायदा हो जाएगा। डायबिटीज़ के इलाज को काफ़ी महंगा माना जाता है। देखिए, इलाज महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलाज में नई से नई दवाइयों पर रिसर्च हो रही है और डायबिटीज़ के इलाज में नवीनतम दवाइयाँ आती जा रही हैं और जितनी भी नई दवाइयाँ आ रही हैं वो पुरानी दवाइयों से और बेहतर होती हैं, पर पुरानी दवाइयों से और कॉस्टली होती हैं। एक साधारण हम ए दवाई की बात करें जो आज से 10 साल पहले 20 रुपये की मिलती थी, वही ए दवाई आज 2 रुपये की मिलने लगी है। तो दवाई, वो पर्टिकुलर दवाई तो समय के साथ बहुत सस्ती होती जा रही है, किंतु ए दवाई जो आज से 10 साल पहले 20 रुपये की मिलती थी, आज जब वो 2 रुपये में मिल रही है तो उससे कई गुना बेहतर दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं जो 40 रुपये की मिलती हैं। तो जैसे जैसे नई रिसर्च हो रही है तो नई दवाइयाँ और बेहतर दवाइयाँ तो महंगी मिल रही हैं, बट जो सामान्य दवाइयाँ पहले इस्तेमाल की जाती थी 5-7 साल पहले, वो समय के साथ और सस्ती होती आ रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और गवर्नमेंट ने भी कुछ दवाइयों पे प्राइस रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं जिससे कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी ना होने पाएँ। तो जो पहले की उपलब्ध दवाइयाँ थी, हाँ, कई दवाओं पे दवाइयाँ सस्ती करने पे सरकार प्रयास कर रही है, पर जो दवाइयाँ अभी जस्ट रिसर्च होके आई हैं, जो बहुत अच्छी दवाइयाँ, जो हाई लेवल की दवाइयाँ, उनमें 10 साल का पेटेंट रहता है। इस पेटेंट के कारण से जो कंपनी इस दवाई पर रिसर्च करती है वो उसका पैसा निकालने की कोशिश करती है और वो पैसा निकालने में 10 साल लग जाता है। इसलिए जो अभी नई दवाइयाँ हैं वो केवल महंगी हैं, पर ज़्यादातर दवाइयाँ जो पहले से उपलब्ध थीं अब समय के साथ और सस्ती होती जा रही हैं। और डायबिटीज़ का इलाज लॉन्ग टर्म का तो है और उसमें जाँचें भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए तो थोड़ा महंगा हो रहा है। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जैसे जैसे कंपनियाँ हेल्प कर रही हैं और जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, तो डायबिटीज़ का इलाज ओवरऑल सस्ता होता जा रहा है। सर, देश एक बार फिर योग और आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो है एलोपैथी के मुकाबले योग और आयुर्वेद में इसका समाधान, भले ही खात्मा भले ही ना हो, लेकिन नियंत्रित करने का जो समाधान है वो रास्ता है उसका? डायबिटीज़ एक युद्ध है और इस युद्ध में हम सबको मिल के लड़ना है। हम सोचें कि एक अर्जुन जाके पूरी महाभारत जीत लेगा, वो संभव नहीं है, या सोचें कि एक युधिष्ठिर सब कुछ जीत लेगा, वो संभव नहीं है। हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि एलोपैथी की दवाइयों में केवल बुराइयां हैं, अगर ऐसा होता तो आज एलोपैथी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। उसमें फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम सोचें कि आयुर्वेद में ऐसी परेशानियां हैं जो किडनी ख़राब करती हैं, तो आयुर्वेद में ऐसी परेशानी नहीं है जो किडनी ख़राब करती है। आयुर्वेद की दवाइयाँ प्रॉपरली टेस्टेड नहीं हैं, बट समय के साथ भारत सरकार आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी बहुत सारे टेस्ट कर रही है और ये पता चल रहा है धीरे धीरे करके कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ख़राब हैं, पर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। व्यायाम की बात करें तो योग, पहले अपन देखें तो योग का मतलब लोग समझते थे केवल ध्यान करना। केवल ध्यान करना एक आराम के बराबर होता है और केवल आराम करने से केवल एक ही फ़ायदा होता है, स्ट्रेस फ्री रिलीज़ होना, बट कुछ व्यायाम नहीं हो पाता। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो योग का मतलब होता है व्यायाम। तो अगर योग व्यायाम के रूप में हमारे शरीर की मदद कर रहा है और योग ध्यान के रूप में हमें स्ट्रेस फ्री कर रहा है, तो वो भी फ़ायदेमंद है। पर केवल योग या केवल आयुर्वेदिक दवाइयाँ या केवल एलोपैथी दवाइयाँ इस भयंकर बीमारी से नहीं लड़ सकती। अगर सब लोग मिल के इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करें और एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार सभी हथियारों का इस्तेमाल करें, माने सभी तरीक़ों का इस्तेमाल करें और इस भयंकर बीमारी से लड़े, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे और ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। ज़रूरी है सबको मिल के कार्य करने की। ये ज़रूरत नहीं है कि एक आदमी को अच्छा बोलने की और दूसरे आदमी को बुरा बोलने की। एक आम मरीज तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे एलोपैथी की दवाई ऑलरेडी चल रही हो, फिर उसके बाद कोई समाधान अगर कोई बताता है कि आयुर्वेद में भी इसका सेवन कर लिया जाए, तो ऐसे कोई नुकसान फ़ायदे की अगर बात करें, अलग अलग लोगों से एक ही सलाह लेना ठीक नहीं रहता है।
ज़्यादा बेहतर है कि एक ही आदमी से आप अलग अलग सलाह लें। आपको जो भी डॉक्टर के आप संपर्क में हैं, उस डॉक्टर से आप सलाह लें कि आपको आयुर्वेदिक में कुछ दवाइयाँ हेल्प करेंगी कि नहीं, और कौन सी दवाइयाँ हेल्प करेंगी, एलोपैथी में कौन सी दवाई हेल्प करेंगी, और कौन सा व्यायाम मदद करेगा। आप सोचें कि एक डॉक्टर से आप पूछ लें एलोपैथिक दवाइयाँ, फिर दूसरे से आप एक आयुर्वेदिक पूछ लें, और तीसरे से आप व्यायाम का तरीका पूछ लें। तो अगर तीनों चीज़ें शुगर कंट्रोल कर देंगी तो शुगर एक्चुअली लो हो जाएगी। या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर जो आपका एलोपैथिक डॉक्टर है, उसने आपको जो व्यायाम समझाया हो वो आपके घुटने या पैरों की परेशानियों को देख के समझाया हो, पर आप किसी एक पड़ोसी से पूछ लें और वो बोले कि नहीं, दौड़ना बहुत अच्छा व्यायाम है या पैदल चलना बहुत अच्छा व्यायाम है, और डॉक्टर ने आपको पैदल चलने के लिए मना किया हो, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ज़्यादा बेहतर है आप एक विशेषज्ञ से सलाह लेके तीनों प्रकार की सलाह उससे लें, और तीनों प्रकार की एक रास्ते से सब सलाह निकलें और पेशेंट को फ़ायदा हो जाए। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर कि इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं कि किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है? देखिए, डायबिटीज़ में डिप्रेशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो डायबिटीज़ में डिप्रेशन का इंसिडेंस है तकरीबन 20 से 25%। डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस है करीब 15 से 20%। तो डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, अगर वो आपको नकारात्मक दिख रहा है तो उसको इवेल्युएट किया जा सकता है आसानी से। सिंपल क्वेश्चनर्स हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि एक फला डायबिटीज़ के पेशेंट में डिप्रेशन कितना है, और उसको भी इलाज के माध्यम से कंट्रोल किया सकता है। पर हम इस सोचें कि हमारे 5 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और सब जिसको डायबिटीज़ हो गई सभी डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो ये बात गलत है। हाँ, 5 में से एक डायबिटीज़ के पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है जिसका हम बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमारे 5 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ के बारे में शुरू में मालूम पड़ा है, उनमें डर हो कि इस बीमारी को कैसे मैनेज करेंगे, और उस डर के कारण से थोड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो जाए। ज़रूरत यह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के मन के अंदर का डर भगाया जाए, उनको ये बताया जाए कि डायबिटीज़ की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अभी परेशान कर रही है आपको। डायबिटीज़ की वो बीमारी है जिसमें आपको अच्छी दिनचर्या रखना ज़रूरी है, अच्छा भोजन करना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छी दिनचर्या रखते हैं, अच्छा भोजन रखते हैं, तो प्रोबेबली एक डायबिटीज़ का रोगी एक सामान्य आदमी की अपेक्षा में ज़्यादा बेहतर जीवन जी सकता है। तो वो मिथ हैं जो हटाना ज़रूरी रहता है सभी डायबिटीज़ के रोगियों में, और कुछ डायबिटीज़ के रोगियों में जिनमें नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, उसका पता लगा के उसका प्रॉपर इलाज करना भी ज़रूरी रहता है। सर, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। समय और रीजन, समय और परिस्थितियों का काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी या पानी की सप्लाई में क्षेत्रों के आधार पर इनके एलिमेंट्स उसमें उपलब्ध रहते हैं। जबलपुर के मामले में क्या नतीजा निकालते हैं? आपके पास काफ़ी संख्या में मरीज आते होंगे, बहुत लोगों से आप इंटरेक्ट होते होंगे, क्या नतीजा निकालते हैं यहाँ के जबलपुर के मामले में? देखिए, ओवरऑल जबलपुर में अगर अपन पानी की सप्लाई देखें तो पानी की सप्लाई जो एटलीस्ट गवर्नमेंट सोर्सेज से हो रही है वो सॉफ्ट वाटर है। उसको अगर प्रॉपर उबाल के या फिल्टर के इस्तेमाल पानी के अलावा जो उत्पादन होता है, है, जो कृषि से रिलेटेड उत्पादन होता है, उसमें किस प्रकार की मात्राओं का समावेश रहता है? हम रिसर्च की बात करें तो 15 से 20 साल पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें सिंपल एक आंवला अपन देखें तो आंवला में जो विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी का कंटेंट आज से 20 साल पहले आंवले में था, वो अभी की रिसर्च में पाया गया है कि वो समय के साथ कम हो गया है। तो फूड की क्वालिटी ओवरऑल तो डिटेरियोरेट हो रही है, उसका कारण पता लगा के उसको सॉल्व करना सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम डॉक्टर्स या पेशेंट या एक आम आदमी नहीं कर सकता, ये केवल सरकार को करना चाहिए कि ओवरऑल जो फूड में अच्छे तत्वों का कंटेंट है वो समय के साथ डेफिनेटली कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है और वो उसको किस तरह से वापस बढ़ाया जा सके, किस तरह से हम अपनी धरती को और उपजाऊ बना के, किस तरह से हम इंडिविजुअल फूड आइटम में ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट्स पेशेंट लोगों को, सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकें, वो प्रयास करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, ये मान सकते हैं बिल्कुल। पर ये प्रयास सरकार के तौर पे किया जा सकता है, एक आम आदमी के तौर पे या डॉक्टर के तौर पे करना लगभग नामुमकिन है। सर, आपने हमें समय दिया और डायबिटीज़ से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमसे अपनी बात साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कस्तवार, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक डायबिटीज़ का रोगी बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, बशर्ते इसके लिए शर्त ये है कि वह एक विशेषज्ञ डॉक्टर के संपर्क में रहे, उनके बताए हुए सुझावों पर गंभीरता के साथ अमल करे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।